Yes, please. So again, very, very good morning to all of you. बेटा, एक सेशन हमारा हो चुका है, मतलब केवल मिलने आया था आप बच्चों से। पढ़ाई की शुरुआत तो आज से होगी। मैं थोड़ा सा आपको इंट्रो कर दूं कि आपके सीए फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट्स हैं। 4 में 2 सब्जेक्ट आपके सब्जेक्टिव एग्जाम होंगे और 2 के ऑब्जेक्टिव, मतलब अकाउंट्स के और लॉ के सब्जेक्टिव एग्जाम हैं और क्यूए के और इकोनॉमिक्स के आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। दोनों एग्जाम का पैटर्न तो समझ में आता होगा आपको। सब्जेक्टिव में आपको लिखने होते हैं काफी सारे, और ऑब्जेक्टिव में मजे मजे से गोले बनाने हैं। सब चारों पेपर जो है आपके 100 मार्क्स के हैं, यानी 400 हैं। और 400 में जो आपके पासिंग मार्क्स हैं वो 200 हैं। मतलब 50% आपको सीए के किसी भी लेवल ऑफ एग्जाम में जाइए तो आपको 50% मार्क्स चाहिए चाहिए पास होने के। चाहे आप सीए इंटर में जाएं, चाहे सीए फाइनल में जाएं, 50% मार्क्स आपको चाहिए होता है पास होने के लिए। लेकिन एक कंडीशंस हर जगह है कि मिनिमम 40% ईच एंड इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में होने चाहिए। मतलब एग्रीगेट 50% और इंडिविजुअल पेपर में कम से कम 40%, इतने तो चाहिए चाहिए। खैर, अकाउंट्स में अगर मैं बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 6। ध्यान रखिएगा, अकाउंट्स के पेपर में बिल्कुल एकदम दिमाग में सेट रखिएगा, पेपर में क्वेश्चंस आएंगे 6 और हर क्वेश्चन 20-20 मार्क्स का होगा। हर क्वेश्चन आपके 20-20 मार्क्स के होंगे, यानी टोटल मार्क्स हो जाएंगे 120। उसमें एक क्वेश्चन आप कोई भी पूर्ण रूप से स्किप कर सकते हैं, यानी एक आपके पास ऑप्शंस होगा पहले क्वेश्चंस को छोड़ करके। पहला क्वेश्चन आपका कंपलसरी आएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन कंपलसरी, बाकी 5 में आपको 4 करने हैं, राइट। अब देखिए, हर क्वेश्चंस में जो आएंगे ये नहीं कि टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। एक क्वेश्चन, जैसे नंबर हमने का क्वेश्चन नंबर 120 मार्क्स का होगा, लेकिन उनके सब पार्ट्स हो सकते हैं। जैसे कोई 4 नंबर का, कोई 6 नंबर का, कोई और भी 10 नंबर का, इस तरीके से उनके भी सब पार्ट्स हो सकते हैं। बट एक पूर्ण क्वेश्चन होगा 20 मार्क्स का। अगर आप छोड़ेंगे तो कोई भी पूर्ण क्वेश्चन छोड़ना है। ये नहीं कहिएगा कि सर क्वेश्चन नंबर 2 का ए बी आता था, सी नहीं आता था, तो ए बी इधर कर लिया और 4 नंबर बचा तो कोई दूसरे क्वेश्चन को छेड़ लिया ना। कोई भी क्वेश्चंस करेंगे तो पूर्ण रूप से आपको करना है, राइट। आइए जरा, नाउ कमिंग टू अकाउंट्स। कुछ बच्चे मुझे जानते हैं, मैं आपको बता दूं, अकाउंट्स का जो पेपर है वो मैं आपके साथ डील करूंगा। बाय प्रोफेशन में चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, नाम है रमेश सिंह। काफी सारे बच्चे जानते हैं, जो नए हैं वो भी जान जाएंगे। तो अकाउंट्स का पूर्ण पेपर मैं आपके साथ डील करूंगा। और जैसा हमने आपको बताया कि पेपर बिल्कुल आसान होता है अकाउंट्स का। अकाउंट्स अपने आप में बहुत आसान है, तो मैं क्या इसको आसान बनाऊंगा, वैसे भी बड़ा आसान है। और मैं कभी ये मान करके आपको नहीं पढ़ाने वाला हूं कि आपने पहले से कुछ पढ़ा हुआ है। बिल्कुल हम स्टार्ट से करेंगे कि जैसे आपको लगेगा कि पहली बार सारी चीजें हमारे सामने आ रही हैं। और ये मैं भी करूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी ऐसा ही सोचें। और क्यों सोचें, इसका जवाब मैं लास्ट प्रीवियस सेशन में दे चुका हूं, है कि नहीं। आप लोगों ने जो पढ़ा था 2 साल, 2 साल का जिस्ट हमने आपके सामने रखा कि बेटा क्या पढ़ा था, क्या रियलाइज हुआ था आप लोग को। हाँ, बोलिए, जो जो आए थे बताइए क्या रियलाइज हुआ था, क्या पढ़ा था 2 साल। बोलो, खुल करके जोर से बोलो। कुछ नहीं, मतलब देखिए, वैसे भी जब मार्केट में हम जाते हैं सामान खरीदने तो थैला खाली लेके जाते हैं कि भर के। खाली। यहां पे भी मैं चाहता हूं खाली। मुझे कोई मतलब नहीं है कि आपने पहले क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, क्यों पढ़ा, उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। अब हम क्या करेंगे ये हमारे लिए मायने रखता है, ठीक है। तो हम एक तरफ से बिल्कुल स्टार्ट से हम शुरुआत करेंगे। थोड़ा सा मैं कुछ चीजों के बारे में आपको हिंट कर दूं। देखिए, जो अकाउंट्स का सिलेबस है, मैं एज पर आईसीआई आपको बता रहा हूं। जो अकाउंट्स हैं, आप लोगों ने आईसीआई में रजिस्ट्रेशन करा रखा है।
करा रखा है, बुक्स वगैरह मिले वहां से? ओके। तो बुक्स अगर मिले होंगे तो आपने देखा होगा बुक्स के 2 वॉल्यूम है आपके, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। 2 बुक्स वहां से मिले होंगे आपको। वॉल्यूम 2 में 4 बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। फाइनल अकाउंट ऑफ सोल ट्रेडर, ऑफ एनपीओ, कंपनी अकाउंट, पार्टनरशिप अकाउंट। ये वॉल्यूम 2 में आपके 4 बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। एक तो फाइनल अकाउंट ऑफ सोल ट्रेडर्स, फाइनल अकाउंट ऑफ एनपीओ, कंपनी अकाउंट एंड ऑफ कोर्स पार्टनरशिप अकाउंट। और वॉल्यूम 1 में काफी सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन, अकाउंटिंग प्रोसेस, बीआरएस, डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, एवरेज ड्यू डेट्स, अकाउंट करेंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सेल और रिटर्न, कंसाइनमेंट, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। ये टॉपिक आप देखेंगे वॉल्यूम 1 में। आपके इंट्रोडक्शन मतलब अकाउंटिंग के बारे में हम लोग बात करते हैं, क्या अकाउंट क्या है, अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या क्या होता है, प्रोसेसिंग कैसे करेंगे उसको सेकंड पार्ट्स में हम लोग देखेंगे। फिर और भी कई सारे टॉपिक्स हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स, जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं नाम सुना होगा, नॉन कॉमर्स वाले सुनेंगे। डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, एवरेज ड्यू डेट्स, अकाउंट करेंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सेल और रिटर्न, कंसाइनमेंट, इन्वेंटरी वैल्यूएशन। ये सारे टॉपिक आपके वॉल्यूम 1 के हैं और ये 4 टॉपिक्स आपके वॉल्यूम 2 के हैं। अब देखिए कई बार क्या होता है कि कई सारी चीजें हैं, टॉपिक्स हैं, जब तक हमारे सामने ना आ जाए ना तब तक वो प्रेशर क्रिएट करता रहता है। अब जैसे आपने कुछ तो सुना होगा कॉमर्स वाले, और कुछ आप कहेंगे यार ये सेल और रिटर्न ये क्या होता है, ये कंसाइनमेंट सुना सुना लग रहा है। तो जब तक ये टॉपिक्स आपके सामने ना आ जाए ना तब तक आपके ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट करेगा यार पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। तो मैं एक काम करता हूं, एक लिटिल बिट इंट्रोडक्शन देता हूं इन टॉपिक का, ताकि आपको पता चले कि इसमें है क्या आखिर। आइए जरा, जैसे मैं पहले इसी की बात करता हूं, सेल और रिटर्न की। मैं सेल्स और रिटर्न की बात करता हूं। एक बात बताइएगा आप लोग, बड़ा कॉमन सा एग्जांपल लेता हूं मैं। आप लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं, सब लोग मोबाइल फोन यूज करते होंगे। तो जब मोबाइल फोन बेटा आप लोग खरीदने जाते हैं तो क्या देखते हैं उसमें? भाई जब भी आप खरीदने जाते होंगे मोबाइल फोन तो कुछ तो देखते होंगे उसके अंदर, मतलब क्या देखते हैं? फीचर्स मतलब क्या? प्रोसेसर कैसा है, और क्या चीज? कैमरा, और डिस्प्ले, और रैम, रैम और बैटरी, यही सब देखते हैं। अच्छा चलिए, मैं अभी बेटा देखिए जो अभी बच्चे तुरंत बैठे हैं, ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको सीए फाउंडेशन में पढ़ने हैं। अब इन टॉपिक के बारे में एक मैं लिटिल बिट इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको
किस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है, जैसे आपके दिमाग में चलेगा यार ये क्या है, कहां से आया। मैं आपसे मैंने पूछा कि आप मोबाइल फोन खरीदेंगे तो क्या देखेंगे, तो आइए जरा, ऐसा ही दिखता है मोबाइल फोन, नाम रखना पड़ेगा ना, इप्सन, कुछ बढ़िया खतरनाक नाम, इप्सन। अच्छा, डिस्प्ले 7 इंच, रैम नॉर्मली क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? 4 GB। रोम आपको कितना नॉर्मली चाहिए होता है? और क्या बोला था, कैमरा, फ्रंट और बैक। फ्रंट नॉर्मली क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? बोलो। 32, 100 मेगापिक्सल, बैक 200 मेगापिक्सल। और क्या बैटरी चाहिए? मजेदार फोन है। हाँ? हट, भारी हो जाएगा, इतना भारी उठा रहा है जिंदगी में दिमाग, और वो नहीं लग रहा है। चलिए, तो इतने सारे फीचर के साथ मैं एक मोबाइल फोन लॉन्च कर रहा हूं। क्या चीज? प्रोसेसर जो भी डालना है डाल दो यार। किसी को पता होता है, नाम ही तो पता होता है प्रोसेसर में, और क्या होता है, कहते हैं एंड्रॉइड है, समझ में नहीं आता क्या है उसके अंदर। अच्छा एक चीज बताइए, इतने सारे फीचर के साथ ये मोबाइल लॉन्च कर रहा हूं, इसका प्राइस क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? 10,000 चलेगा? अब बताओ ईमानदारी से, 10,000 ज्यादा है क्या? अच्छा बताओ ईमानदारी से, मैं ये फोन लॉन्च कर रहा हूं 10,000 रुपए में, कितने लोगों को खरीदने के लिए तैयार? सच्ची सच्ची बताना, आईसीआई की सौगंध कोई झूठ नहीं बोलेगा। देखो आईसीआई तुम्हारा मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजाघर सब वही है। बताओ कितने लोग खरीदने के लिए तैयार हो? 2 4 5 लोग, लेकिन जानते हो, अगर एक्चुअली में जेब से पैसे निकाल के देना पड़े ना, तो ये हाथ भी खत्म हो जाएगा। क्यों भाई? बाकी क्यों नहीं? बोलो, बाकी लोग क्यों नहीं? वाई नॉट यू? बैठे रहो बैठे रहो। देखो टॉपिक को पढ़ो नहीं, समझो, तब मजा आएगा। तो क्यों नहीं खरीदना चाहते हो तुम बताओ? भरोसा नहीं है? हाँ वो, खुल करके बोलो यार, इसमें क्या है? हाँ जी। भरोसा नहीं आ रहा? हैं? अच्छा, वाकई में अगर भी इसके अंदर इतना फीचर्स हैं, तो भी लोग नहीं खरीद रहे हैं, क्यों भाई? हैं? ये क्या होता है? अच्छा, ये इप्सन की जगह एप्पल लिखा होता तो क्या खरीद लेते? बिल्कुल खरीद लेते। तो अब जरा सोचो, मान लो कि इतने सारे फीचर के साथ ये मोबाइल लॉन्च हुआ है, फिर भी कोई खरीदने को तैयार नहीं है, कैसे बेचे? तो जानते हो, शुरुआती दौर में जब भी मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आता है या नई सर्विसेज आती हैं, तो स्टार्टिंग फेज में प्रोडक्ट नहीं बिकता, सर्विस नहीं बिकती, बल्कि बेचने का तरीका बिकता है। अगर आपको बेचना आता है ना, तो बिल्कुल आप इसे बेच सकते हैं। कहते हैं ब्रांडेड। ब्रांडेड का क्या मतलब? ट्रस्टेड। ट्रस्टेड का क्या मतलब है भाई? मार्केट में उसको लोगों ने यूज करा है और भरोसा किया है, तो भाई पहली बार किसी ने तो खरीदा ही होगा। क्या एप्पल कंपनी आई थी पहली बार मार्केट में, तो लोगों ने हाथों हाथ लिया था क्या? क्या सैमसंग आई थी तो हाथों हाथ लिया था? भाई उनको भी तो ये दिन देखने पड़े होंगे ना। तो ये बिकेगा कैसे? जैसे मैं बताता हूं, क्या नाम है आपका? स्व सौरभ। अब जैसे मान लीजिए सौरभ भाई को एक मोबाइल फोन की जरूरत है, सपोज करिए, हमारी दुकान में आते जाते रहते हैं, हमारी दुकान में आए, तो आए जैसे मुझे पता है इनको एक जरूरत है, हम लोग, और सौरभ भाई कैसे हैं, भाभी जी कैसे, बच्चे कैसे,
मतलब देखिए दुकानदार तो प्यार से बात करेगा ही। उसके बाद, अरे बिल्कुल आप सही समय पे आए, बताइए क्या मंगवाऊं आपके लिए। एकदम लंच के समय, मतलब जितने प्यार से दुकानदार आपसे बात करे ना, समझ लें उतना लंबा काटने के चक्कर में। सारी बात हो गई। फिर हम कहेंगे सौरभ भाई आपको याद है आपने कहा था कि एक आपको मोबाइल चाहिए। आपको कहा हाँ सर, देखो ये मोबाइल 100 पीस मंगवाया था, हाथों हाथ निकल गया। मैंने तो अपने ना सेल्समैन को बोल दिया था 1 पीस तो पक्का रखे रहना, उन्होंने कह रखा है ये फोन तो मुझे उन्हीं को देना है। देखिए सौरभ भाई के हाथ में आएगा फोन, सबसे पहले ये देखेंगे सर ये कौन सी कंपनी है, इस कंपनी को नहीं जानते आप। भाई साहब आप जापान चले जाओ, हर दूसरे बंदे के हाथ में आपको ये फोन दिखेगा। अब बताओ ये क्या जापान जाके चेक करने वाले हैं? नहीं, बोलो। अब फिर देखिए ये डिस्प्ले, ये रैम है, ये रोम है, सारा कुछ है। जानते हैं लॉन्चिंग प्राइस मात्र 10,000 रुपए है। याद रखना 6-7 महीने बाद ये लाख रुपए का फोन अब मिलेगा आपको। मैं अपने तरीके से पूरा कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूं इनको, लेकिन मुझे पता है जब पैसे देने की बारी आएगी ना, तो इनके दिमाग में चलेगा यार पता नहीं मैं फंस तो नहीं रहा हूं कि मैं दे करके। तो हमने कहा एक काम करो, एक काम करो, आप ये मोबाइल फोन ले जाओ, आप यूज करो, जाओ महीने भर यूज करो। अगर आपको पसंद आए तो पैसा दे जाना, और नहीं पसंद आए तो मोबाइल वापस फेंक जाना। बताइए अभी नहीं ले जाएंगे? अब इससे बढ़िया ऑफर क्या हो सकता है? अभी मैं कोई पैसे आपसे नहीं मांग रहा, आप ले जाओ, पसंद आए रखना, नहीं तो वापस कर जाना। बताइए अब ले जाएंगे? नहीं ले जाएंगे। अब देखिए हमने सौरभ भाई को ये फोन दे दिया, ये लेके चले गए। क्या मैं इसे सेल मान लूं? क्या मैं इसे सेल मान लूं ना? मैंने एक ऑप्शन तो दे रखा है ना इनको कि महीने भर यूज करो, अगर पसंद आए तो रखना, नहीं तो वापस कर जाना। तो मैं सेल कब मानूं? दो कंडीशन में। या तो इन्होंने एक्सेप्टेंस दे दिया अपना कि सर मान लो 10 दिन यूज किया सर, मजा आ गया, बहुत अच्छी चीज दी आपने, तो मैं सेल मान लूं। यस। या 1 महीने गुजर गए, हमने 1 महीने का समय दिया था इनको, 1 महीने गुजर गए अभी तक इन्होंने वापस से नहीं कराया, 1 महीने से 5 दिन 7 दिन और चला गया, अब मैं क्या करूं? मान लूं भाई, क्योंकि अगर वापस नहीं करा तो एक्सेप्टेंस ना। तो सवाल है कि जिस समय मैंने इनको गुड्स दिया उस समय सेल नहीं हुआ हमारा, लेकिन हमारे पास से प्रोडक्ट तो गया, बट इसका रिकॉर्ड मैं कैसे रखूं? पर रिकॉर्ड तो रखना पड़ेगा ना। ऐसे ये एक थोड़ी ना, ऐसे मैं कई सारे लोगों को भेजूंगा। तो धीरे धीरे, अच्छा जानते हैं प्रोडक्ट ऐसे स्टेब्लिश होता है। मान लो सौरभ को पसंद आ गया, कल के डेट में कोई पूछेगा यार इससे की है, यार हमें एक नया फोन खरीदना है, बोले जाके इप्सन ले लो, मस्त फोन है भाई। तो ब्रांड कैसे बनता है? ऐसे ही तो बनता है। जिस दिन जानते माउथ पब्लिसिटी होनी शुरू हो जाए ना, समझ लीजिए कि ब्रांड बन गया। भाई बैनर पोस्टर होर्डिंग तो कोई भी लगवा सकता है, लेकिन हम आपको तो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते ना कि आप हमारे प्रोडक्ट का प्रचार करो। जिस दिन आपने कहना शुरू कर दिया सर मजा आ गया, बहुत अच्छी चीज आपने दी, उस दिन बन गया ब्रांड। तो इसका रिकॉर्ड हम कैसे रखें, क्या करें, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। आपके कहां गया भाई, कौन सा टॉपिक है? सेल्स और रिटर्न। हम इसी की बात करेंगे यहाँ पे, कि मान लो कि कभी कोई नया प्रोडक्ट, नई चीजें मार्केट में आती है, हम कस्टमर्स को देते हैं इस कंडीशन पे कि भाई अगर आपको पसंद आए तो रखना, नहीं तो वापस कर जाना। तो इसकी अकाउंटिंग हम कैसे करें, इसका रिकॉर्ड कैसे रखें, क्योंकि प्रोडक्ट तो गया बट सेल नहीं हुआ हमारा ये, तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसके बारे में हम यहाँ पे सारी चीजों को पढ़ेंगे। देखिए दूसरा हम बात करें कंसाइनमेंट। नाम सुना है आपने? सुना है? अच्छा एक बात बताइए, दुनिया में बेटा ऐसा कौन सा बिजनेस यूनिट होगा जो अपने आप को ग्रो करना करवाना नहीं चाहता हो? हर कोई चाहता होगा। मान लो हमारे प्रोडक्ट या हमारी सर्विस दिल्ली में बिक रही है, क्या मैं नहीं चाहूंगा कि दिल्ली से बाहर के भी कस्टमर हमारे हो? कैसे? उन कस्टमर्स को अपने पास कैसे बुलाएं? देखिए एक चीज बताइए, आप जैसे आप कहां से आए हैं? नवादा से। कि आपके यहाँ और बच्चे नहीं है पढ़ने वाले? अच्छा आप हमारे पास क्यों आए? भाई सवाल तो सवाल है। भैया ने रेकमेंड करा, मतलब भैया को भरोसा होगा, आपको ही भरोसा है। अरे भैया तो आए हैं ना आप। तो अगर किसी ने रेकमेंड करा, तो बताइए कैसे रेकमेंड करता है कोई भी? जब भरोसा होता है तभी ना। और दूसरी बात आप कह रहे हैं ट्रायल कर रहे हैं, तो ट्राई किसका ट्राई कर रहे हैं?
क्लासेस का मतलब आप चेक करने आए हैं कि टीचर को पढ़ाना आता है कि नहीं। ये कुछ बड़ी बड़ी बातें नहीं होती है। मैं आपको बताऊं कि अभी कोरोना का समय है, नहीं तो आप अभी ट्राई की बात कर रहे हैं ना, हमारे एक एक बैच में 500-500 स्टूडेंट बैठते हैं। और जो आपके भैया जानते हैं तो उनसे पूछिएगा, और सीट्स नहीं होती है। लेकिन अभी कोरोना काल है, कोरोना काल है। अच्छा, बच्चे आते हैं ट्रायल क्लास लेंगे। ट्रायल में क्या समझ जाओगे यार तुम? एक दो क्लासें तो सबको अच्छी लगती हैं भाई, शुरू शुरू में आएंगे हम, अच्छी अच्छी बात करेंगे तो आपको अच्छा ही लगेगा। लेकिन मान लो ये टॉपिक समझ में आ गया, अगला आएगा कि नहीं उसका क्या गारंटी है? देखिए एक फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको। कई बार हमारे पास आते हैं बच्चे, तो सर वो ट्रायल क्लास मिल जाएगी। हम बोले कि एक काम करो बेटा, हमारा वो बैच छोटा है, जो बच्चे 2 महीने से पढ़ रहे हैं, 3 महीने से पढ़ रहे हैं, और जाओ उनके ग्रुप में घुस जाना, और जिनसे मर्जी हो उनसे पूछ लेना। उससे बढ़िया फीडबैक आपको दुनिया में कोई नहीं दे सकता। भाई वो इतने दिन पढ़ चुके हैं ना। तुम एक क्लास में आओगे, दो क्लास में आओगे, तीन क्लास में आओगे, छोटी छोटी तो हम बात कर रहे हैं, तो आसानी से समझ में आएगा। तो खैर मैं बताता हूँ फैक्ट क्या होता है। जैसे आप बहुत सारे बच्चे बहुत दूर दूर से आए हैं, बहुत दूर दूर से आए हैं, तो जब यहाँ पे आए हैं तो क्योंकि आप दिल्ली क्यों आए? बहुत सारे बच्चे नेपाल से, क्या नेपाल में सीए की क्लासें नहीं चलती हैं? चलती है। बट वाई यू केम टू दिल्ली? कि आपको यहाँ पे बेहतर एजुकेशन मिलेगा, बेहतर फैसिलिटीज मिलेगी, बेहतर टीचर्स मिलेंगे। तो आपको भरोसा था, आप यहाँ पे पहुंच गए। क्या आपके साथ के कुछ और भी तो बच्चे होंगे जो सीए कर रहे होंगे लेकिन वो यहां तक नहीं आ पाए? क्या उनको भरोसा नहीं था? भरोसा बेटा उनको भी होगा। लेकिन आपने हिम्मत दिखाई, आपने सोचा कि दिल्ली जाएंगे, हम यहाँ रहेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कई सारे बच्चे क्या होते हैं, मन ही में रख लेते हैं कि यार मैं दिल्ली जाऊंगा, कहाँ रहूंगा, क्या करूंगा, क्या खाऊंगा, सही खाने को नहीं मिलेगा, बीमार हो जाऊंगा, बहुत बहुत तरह की परेशानियां होती है। अच्छा, अगर इसी फैसिलिटीज को लेकर के मैं उन तक पहुंच जाऊं तो बताइए वो हमारे कस्टमर बन जाएंगे कि नहीं? इसी फैसिलिटीज को लेकर के, मैं अपनी फैसिलिटीज को लेकर के उन तक पहुंच जाऊं तो हमारे कस्टमर बन जाएंगे कि नहीं? बन जाएंगे। कैसे पहुंचो? ब्रांच खोल करके। एक चीज बताइए, जैसे आपका घर कहां पे है? यूपी में कहां? देवरिया। अच्छा, मान लो कि हमने देवरिया में जाकर के ब्रांच खोल दिया। देवरिया में और भी कोचिंग होगा बेटा। एक बात बताओ, हम जो स्टूडेंट वहां पे लेंगे, देवरिया के स्टूडेंट लेंगे ना, अपना तो दिल्ली से ले नहीं जाएंगे। तो देवरिया के स्टूडेंट लेंगे, मतलब उन्हीं कोचिंग सेंटर्स के बच्चों को हम खींचेंगे। मतलब वो हमें चैन से जीने देगा? किसी भी जगह जा करके मान लो हमने ब्रांच खोल दिया, तो हम उन्हीं के कस्टमर को कवर करने जा रहे हैं ना। चैन से जीने देगा हमें? भाई वो हर संभव कोशिश करेगा कि इसको कैसे भगाओ यहां से। तो शुरुआती दौर में क्या होगा, फायदा हमें नहीं होगा। फिक्स कॉस्ट तो हमारे खर्चे तो होते रहेंगे, बट फायदा नहीं होगा। क्योंकि बच्चे, पहले तो बच्चे आएंगे, अच्छा ये ओरिजिनल वाला है, डुप्लीकेट वाला है। फिर आपके जो लोकल कोचिंग वाले हैं वो बच्चों के घर पे जाके भाई हम फ्री का पढ़ाएंगे, घर पे भी आके पढ़ाएंगे। अच्छा, वो कोशिश करेगा ये बंद करके निकल ले यहां से। शुरुआती दौर में दिक्कत होगी। हमारे प्रोडक्ट में भी ऐसा ही होता है। हमारे प्रोडक्ट, मान लो ये प्रोडक्ट है, दिल्ली में धूम मचाए हुए हैं, लेकिन हम बाहर के कस्टमर को कैसे कवर करें? ब्रांच। तो ब्रांच मतलब हम किसी भी जगह पे जाके ब्रांच डालेंगे, तो आपको क्या लगता है वहां का जो लोकल बिजनेसमैन है वो हमें चैन से जीने देगा? ना। कैसे, क्या करें? जैसे मान लीजिए आप देवरिया के एक बिजनेसमैन है, सुनिएगा जरा। मैं आपके पास गया, यू आर ऑलरेडी ए बिजनेसमैन। हमने कहा आपसे आकर के, भाई साहब देखो हमारे ये प्रोडक्ट है, समझना बिजनेस को, हमारे प्रोडक्ट है, दिल्ली में धूम मचाए हुए हैं, बल्कि आपके ना यूपी वगैरह से भी, देवरिया से भी कस्टमर आके खरीद के ले जाते हैं। तो कुछ तो आ करके खरीद के ले जाते हैं, कुछ को पसंद भी होगा तो आ नहीं पाते। तो एक काम करो ना, आपके दुकान पे मैं इस प्रोडक्ट को रखवा देता हूं। मतलब लोकल अवेलेबल हो जाएगा तो लोग और खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? ये कहेंगे, आप कहोगे हाँ ये तो ठीक है। फिर आप कहोगे सर नहीं बिका तो? मैं को यार कोई बात नहीं, नहीं बिकेगा तो रखा रहेगा। आप कहोगे सर ये प्रॉपर्टी जहां पे आप ये सामान रख रहे हो हमें खरीद के दिया आपने, कि जगह किसका है बेटा? आपका। और मैंने अपने प्रोडक्ट रख दिए, है कि नहीं? तो अब बताइए, आपको तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। आप कहोगे सर नहीं बिकेगा, रखा रहेगा, रखा रहेगा तो मतलब जगह तो मेरी है ना। तो मैं कहूंगा एक काम करते हैं, उसका रेंटल में पे करता हूं आपको।
आप कहोगे चलो ठीक है। फिर कहोगे सर कि मान लो चोरी हो गया तो, कोई लेके भाग गया तो, लॉस हो गया तो। मैंने कहा मैं हूं ना, मेरा लॉस हुआ। फिर आपके मन में आएगा कि सर अगर मैं इस प्रोडक्ट को बेचता हूं तो बेचने में हो सकता है कुछ खर्चे करने पड़े, सेल्समैन रखने पड़े, एडवर्टाइज करने पड़े, तो मैंने कहा मैं दूंगा। सुनते जाइएगा बस। उसके बाद आपके मन में फिर सवाल आएंगे कि सर अगर मैं इसे बेचूंगा तो नगद भी बेच सकता हूं, उधार भी बेच सकता हूं। नगद बेचूंगा तो ठीक है, उधार बेचूंगा तो हो सकता है कोई पैसे लेकर के भग जाए। फिर मैंने कहा मैं हूं ना। अब बताइए जरा ईमानदारी, सामान किसका? मेरा। भेजने का खर्चा किसका? मेरा। आग लग गया, जल गया तो किसका? मेरा। उधार आपने बेचा, डेटर पैसे लेके भाग गए तो किसका? मेरा। तो सारा का सारा खर्चा, लॉस तो मेरा ना। आपको कोई नुकसान है? आपको कोई नुकसान तो नहीं है सर, लेकिन मेरा फायदा क्या है? तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आप इसे बेचोगे ना तो मैं आपको कमीशन दूंगा। सारे खर्चे, सारे लॉसेज मेरे हैं, लेकिन अगर आप इसे बेचोगे तो मैं आपको कमीशन दूंगा। बताइए ओके? तो एक तरह से जानते हैं, एक बिजनेस का कंसेप्ट डेवलप हुआ। हम क्या करने लगे, एक बड़ा बिजनेसमैन क्या करता है, छोटे छोटे जगहों पे जाकर के अपने लिए एक आप ही की तरह एजेंट अपॉइंट करता है। यहां से एक गुड्स भेजता है अपने एजेंट को, और एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ द ओनर गुड्स को बेचता है। कई सारे बड़े बड़े बिजनेस यूनिट्स का ये काम है। अब देखिए, मैं हूं बड़ा बिजनेसमैन, मैं आपको भेज रहा हूं गुड्स, तो मैं कहां जाऊंगा? कंसाइनर। आप हमारे एजेंट हैं, आप कहे जाएंगे कंसाइनी। और जो ये बिजनेस का प्रोसेसिंग चल रहा है ना, इसी बिजनेस को हम कहते हैं कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट बिजनेस में क्या होता है, एक बिजनेस यानी जो मालिक है अपने अलग अलग जगहों पे एजेंट अपॉइंट करता है। यहां से वो अपने एजेंट को गुड्स भेजता है, और एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ द मालिक गुड्स को आगे बेचता है। बस इतनी सी बात है। अब इसकी अकाउंटिंग हम कैसे करें? भाई हमने एजेंट को गुड्स भेजा, एजेंट ने बेचा, एजेंट ने किसी खर्चे का पेमेंट किया, मैंने किसी खर्चे का पेमेंट किया उस रिस्पेक्ट में। तो इसकी अकाउंटिंग कैसे करें? हम कैसे जाने कि एजेंट ने हमें क्या कमा करके दिया, क्या नहीं दिया? तो इस पूरे प्रोसेसिंग को हम लोग पढ़ेंगे यहां पे कंसाइनमेंट में। अच्छा, इन्वेंट्री क्या होता है पता है आपको? स्टॉक मतलब वो गुड्स जो हम खरीदते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं। आपको याद होगा फर्स्ट सेशन में मैंने आपसे बात की थी कि बिजनेस में दो तरह के एसेट्स, एक वो जिसको हम खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, एक तो ये हो गया। और दूसरा वो जो हम खरीदते तो हैं लेकिन उसे बेचते नहीं है, वो हमें हमारे बिजनेस में सर्विस प्रोवाइड करता है। अच्छा, जिसको हम खरीदते हैं, बेचते हैं, उसको कहते हैं इन्वेंट्री। और जो हमें हमारे बिजनेस में सर्विस प्रोवाइड करता है उसको हम कहते हैं फिक्स्ड एसेट्स। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बेटा प्रॉफिट किससे कमाता होगा? इन्वेंट्री से या फिक्स एसेट से? जरा सोचो। कैसे तुम लोग पढ़ के आए हो यार? जो खरीदता बेचता है उसी से ना प्रॉफिट कमाएगा। ये फिक्स एसेट से हम क्या कमा रहे हैं? तुम एसी में रहने के पैसे दे रहे हो मुझे, या मेरी सर्विस के दे रहे हो? हाँ, बताओ। दुकान के यहाँ जो सामान खरीदते हो उसके पैसे देते हो, या जो दुकानदार कुर्सी पे बैठा है उसके पैसे देते हो? किसके पैसे देते हो? जो सामान खरीदते हो उसी के ना। तो नॉर्मली कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है बेटा इससे कमाता है, स्टॉक से। अच्छा, स्टॉक का मतलब वो एसेट जिसको आपने बेचने के लिए खरीदा है। जरा सुनिएगा, मान लो करेंट ईयर में आपके पास पहले से कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है जिसको हम कहते हैं ओपनिंग स्टॉक, 1 लाख का। क्या करना है? इसको भी बेचना है ना। इतना ही बेचना है या और कुछ खरीद लें? और कुछ खरीद लें? ये लो, और हमने स्टॉक परचेज किया 8 लाख रुपए का। बताओ टोटल हमारे पास स्टॉक कितने हो गए बेचने के लिए? सब लोग डू पार्टिसिपेट। 9 लाख रुपए का पार्टिसिपेट करो। 9 लाख रुपए का स्टॉक बेचना है ना। अच्छा, कोई जरूरी है बेटा सारा बिक जाएगा? मान लो इस साल हम बेचने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या कोई जरूरी है कि सारा का सारा इकट्ठे बिक जाएगा? नॉट नेसेसरी। अच्छा, एक को कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इनमें से जितने का स्टॉक बिक जाता है
उसकी लागत कितनी है, दैट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो गुड्स सोल्ड हुए हैं उनकी कॉस्ट कितनी है। 9 लाख में मान लेते हैं 6 लाख का बिक गया, तो बता सकते हैं बचा कितने का। बताइए 9 लाख में अगर 6 लाख का बिक गया तो बचा कितने का। 3 लाख का। ये देखो 3 लाख का बचा हुआ है। अच्छा बेटा, जो 6 लाख का गुड्स बिका है, क्या 6 लाख में ही बिक गया होगा। कुछ प्रॉफिट लिया होगा कि ऐसे 6 पे बेच दिया। क्या कहते हो, लिया होगा ना कुछ। कितने में बेचो बताओ। 10 लाख का। बता सकते हैं प्रॉफिट कितने। सब लोग बताइए। 4 लाख। 4 लाख प्रॉफिट, 4 लाख। ठीक है। टोटल स्टॉक कितने का था हमारे पास, 9 लाख का। 9 लाख में हमारा कितने का बिक गया, 6 लाख का। बचा कितने का है। अच्छा कहता हूं 9 में 3 का बचा हुआ है, तो बिक क्या गया 6 का। और 6 लाख का स्टॉक कितने में बिका, प्रॉफिट। अच्छा मैं कहता हूं 4 लाख का बचा हुआ है, 9 लाख में 4 लाख का बचा हुआ है, तो बताओ कितने का बिका, 5 लाख। और कितने में बिका, 10 लाख में। प्रॉफिट कितने। मैं कहता हूं 5 लाख का बचा हुआ है, 9 लाख में 5 लाख का बचा हुआ है, कितने का बिका, 4 लाख का। कितने में बिका, प्रॉफिट। मैं कहता हूं 2 लाख का बचा हुआ है, 7 लाख का बिका, कितने में बिका, प्रॉफिट। कुछ समझ रहे हैं आप मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं आपको। ये जो हमारे क्लोजिंग स्टॉक यानी जो गुड्स खरीदा बेच नहीं पाए, अनसोल्ड स्टॉक, उसका गलती से भी अगर आप गलत मूल्य निकाल लेते हैं तो बताइए उसका इंपैक्ट प्रॉफिट के ऊपर आ रहा है कि नहीं। आपने कहा क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख तो प्रॉफिट थी 4 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 4 लाख प्रॉफिट 5 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 5 लाख प्रॉफिट 6 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख प्रॉफिट 3 लाख। तो जैसे आप जो अनसोल्ड स्टॉक है उसका मूल्य गलती से ऊपर या गलती से नीचे चला जाता है तो उसके इंपैक्ट आपके प्रॉफिट पे आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है कि नहीं, हाँ बोलो। अच्छा, अगर गलती से प्रॉफिट ज्यादा दिख गया तो टैक्स भी आपको ज्यादा देना पड़ेगा, जबकि ये तो सारी चीजें गलती से हो रही हैं। अभी तक बेटा जो 11वीं 12वीं में आपने पढ़ा होगा, जैसे फाइनल अकाउंट ही पढ़ा होगा, फाइनल अकाउंट में याद करिए, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट, जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाते थे आप, तो क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे ना उधर, लिखते थे। जरा सोचा आपने कभी अगर गलती से आपने गलत वैल्यू लिख दिया तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, हमारी प्रॉफिट घट जाएगी, बढ़ जाएगी। अभी तक तो क्या था कि आपको ना क्लोजिंग स्टॉक निकाल करके दे दिया गया था, बस क्लोजिंग स्टॉक को फिट कर रहे थे आप, लेकिन वो निकला कैसे, वो अमाउंट आपने निकाला कैसे। तो जो टॉपिक है हमारा, क्या लिखा है मैंने टॉपिक का नाम, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। यानी कि जो हमारे पास अनसोल्ड स्टॉक है उसका करेक्ट मूल्य हम कैसे निकालें, इसी पे ये हमारा पूर्ण रूप से फुल फ्लेज हमारा टॉपिक है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। तो ऐसे मैं बताऊं, ये सारे टॉपिक्स ना वैसे ही हैं, जैसे अगर मैं अकाउंट करेंट की बात करूं, एवरेज ड्यू डेट्स की बात करूं, सब उसी से मिलता जुलता, ये बड़े छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। तो किसी भी टॉपिक को लेकर के आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आइए जरा, मैं सोच रहा था आज से मैं शुरू कर ही दूं आपके सिलेबस को, तो तैयार हो जाइए। और देखिए जैसा हमने बताया कि पहला क्वेश्चन जो आता है वो कंपलसरी, पहला क्वेश्चन में 6 पार्ट होता है, ट्रू और फॉल्स, मतलब 6 इंटू 2 यानी 12 मार्क्स के जो आपके क्वेश्चन आएंगे ट्रू एंड फॉल्स के। एक क्वेश्चन 6 पॉइंट्स और हर पॉइंट्स पे 2-2 मार्क्स। और वो लिखता है कि स्टेट विद रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। कहीं से भी कुछ भी सवाल हो सकता है। तो आइए जरा शुरुआत करते हैं, आपको दिखाते हैं क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला शब्द है अकाउंट। मैं एक चीज बता दूं, हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये है
सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसका पहला टर्म है अकाउंट। मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया भी था, लेकिन आज उसको हमें इलेबोरेट करना है, तो कम टू द पॉइंट। देखिए, अकाउंट समझना है, चीजें बड़ी आसान है। अकाउंट समझना है, सबसे पहले आप बिजनेस इन्वायरमेंट में आइए। आप ये समझने की कोशिश करिए कि बिजनेस क्या होता है, व्यापार क्या होते हैं। अगर बिजनेस को एक प्लेन तौर पे हम देखें, तो हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी एक्टिविटीज करते हैं, अगर उसके पीछे हमारा उद्देश्य है प्रॉफिट कमाना, पैसा कमाना, तो उन एक्टिविटीज और सीरीज ऑफ एक्टिविटीज को हम एक ही नाम से जानते हैं, जो नाम है बिजनेस। बेटा, कोई भी दुनिया में, अब देखिए इतनी सारी एक तरफ से दुकानें खुली पड़ी हैं, किसी दुकानदार से जाके आप एक सिंगल सवाल करिए कि भाई साहब, ये जो दुकान खोल करके बैठे हो, क्यों खोल करके बैठे हो? मान लो कोई खाना बेच रहा है, लिट्टी चोखा बेच रहा है, उससे पूछो कि आपको लिट्टी चोखा बेचने में मजा आ रहा है, क्यों बेच रहे हो? सामने धूप में खड़ा होकर के पराठे बेच रहा है, पूछो क्या पराठे बेचने में आपको मजा आ रहा है, क्यों बेच रहा है? क्या ऑब्जेक्टिव है? एक ही ऑब्जेक्टिव, जस्ट टू अर्न द मनी, नथिंग एल्स। और मैं आपको बताऊं, दुनिया के हर बिजनेस में एक्टिविटीज भी लगभग वही होती हैं। एक चीज बताओ जरा, जैसे मैंने एग्जांपल में पूछा भी था आपसे कि क्या आप लोग बर्गर खाए हैं आज तक? बर्गर खाए हैं? खाए होंगे। मैकडी में? नहीं खाए। सड़क पे खाए हैं। अच्छा, एक बताइए, बर्गर किस चीज से बनता है? एक तो बंद होगा, और क्या चीज? सोचो ना, आलू टिक्की होता होगा, और पनीर वगैरह डालते हैं, और थोड़ा सा पत्ता गोभी, थोड़ा सा खीरा, यही सब ना, थोड़ा टमाटर, ये सब ना डालते हैं। ओके, चीज वीज डाल देते हैं। अच्छा, ये तो सड़क पे आपने खाया। अब बताइए, जब मैकडी में जाके खाएंगे तो कुछ और डालेगा क्या वो भी बंद डालेगा, वो भी पनीर डालेगा, वो भी वही वेजिटेबल्स डालेंगे, वही टिक्की डालेगा, वही चीज डालेगा। तो फर्क क्या है? भाई, मैकडी वाला बंद ज्यादा खरीदता होगा, उसकी ज्यादा बिक्री है। सड़क वाला कम खरीदता होगा, इनकी कम बिक्री है। तो जानते हैं, दुनिया के किसी बिजनेस में जाइएगा ना, ऑलमोस्ट यू विल सी द सेम एक्टिविटीज दे आर परफॉर्मिंग। जीरो का फर्क होता है। जीरो का मतलब, वो लाखों में खरीदता होगा या हजारों में खरीदता होगा, बस चीजें यही हैं। उनका भी ऑब्जेक्ट होगा प्रॉफिट कमाना, इनका भी ऑब्जेक्ट वही होगा, प्रॉफिट कमाना। कल के डेट में आप भी कोई बिजनेस शुरू करते हैं ना, तो आपका भी एक ही ऑब्जेक्ट होगा, क्या? जस्ट टू अर्न द प्रॉफिट। अच्छा, प्रॉफिट कमाने के लिए आपको बिजनेस करना पड़ेगा, व्यापार। और व्यापार करने के लिए पहले चीजों का संग्रह करना पड़ेगा। मान लो कि जैसे हमने कहा, चाय की दुकान ही खोलनी है, क्या क्या चाहिए भाई? पहले थोड़े बहुत पैसे चाहिए, चाहे अपने पास से लेंगे चाहे उधार लेंगे। उसके बाद एक ट्रॉली खरीदेंगे, ट्रॉली आएगा पैसा जाएगा। कुछ बर्तन खरीदेंगे, बर्तन आएगा पैसा जाएगा। फिर दूध, चीनी, चाय पत्ती, अदरक, इलायची खरीदेंगे, ये सब आएगा पैसा जाएगा। फिर हम चाय बना के कस्टमर को बेचेंगे, तो पैसा आएगा और हमारा चाय जाएगा, यही तो होगा। तो अब बताइए, ये सारे काम हम कर क्यों रहे हैं? एक ही ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट कमाना। देखिए जरा, तो प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहे हैं, जैसा हमने आपको बताया कि सपोज करिए, अभी मैं बिल्कुल कैश सिस्टम में बात कर रहा हूं। बिजनेस से मान लो 20 लाख रुपया गया, और 30 लाख रुपया आया। रिजल्ट क्या रहा? फायदा या नुकसान? फायदा। कितने का? ये जो 20 लाख रुपया गया बेटा, एक ही दिन में चला गया। आपको याद होगा, हमने कहा था कि मान लो आपने बिजनेस की शुरुआत की 1/1/2018, और हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं 1/1/2018 से 31/12/2018 तक का। इस पीरियड में 20 लाख गए, 30 लाख रुपए आए, तो आपने कहा 10 लाख कमाया। क्या 20 लाख एक ही दिन में चला गया? तो नहीं जी। कितने दिनों में? पूरे पूरे एक साल में, 12 मंथ्स में। 30 लाख रुपए एक ही दिन में चाय बेच दिया आपने? नहीं जी, पूरे 12 मंथ्स में। हमने तो आपको पूरे 12 मंथ्स का डेटा दे दिया, आपने कहा कि सर 10 लाख कमाया। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पूरे 12 महीने की घटना आपको यहां पे याद रहेगा क्या? कि आज क्या खरीदे, कल क्या खरीदे, परसों क्या बेचे? याद रहेगा नहीं। फिर आप कैसे याद रखोगे? एक बच्चे ने बताया था कि सर लिख करके, सिंपली उन्होंने बताया था लिख लेंगे इसे। कहां पे लिखोगे? कॉपी में, नोटबुक में, डायरी में, रजिस्टर्ड में।
तो मैं आपको बताऊं कि जहां भी बिजनेस के एक्टिविटीज को आप लिखोगे ना, उसी जगह का नाम है अकाउंट। यानी अगर मैं अकाउंट की बात करूं, अ प्लेस वेयर एक्टिविटीज आर, एक जगह है जहां पे हम बिजनेस के एक्टिविटीज को लिख करके रखते हैं। जैसे कॉपी में लिख करके रखा, कॉपी का नाम अकाउंट। डायरी में लिख करके रखा, डायरी का नाम अकाउंट। जहां भी लिख करके आपने रखा, उसी जगह का नाम है अकाउंट। अब क्या, यहां पे दो तीन चीजें आई बेटा, एक तो बिजनेस, एक एक्टिविटीज, एक रिकॉर्डिंग। दुनिया के किसी भी अकाउंटिंग में यही तीन बातें आपको देखनी होती। सबसे पहले जिसका भी अकाउंटिंग करना है, उसके बिजनेस के बारे में समझो, फिर उनकी एक्टिविटीज को समझो, फिर उसको रिकॉर्ड करो यानी लिख करके रखो। बस इतनी सी बात है पूरी दुनिया के अकाउंटिंग सिस्टम में। बिजनेस आपने देखा, व्यापार, मतलब हम कोई भी काम करते हैं, अगर उसके पीछे हमारा ऑब्जेक्ट है प्रॉफिट कमाना, तो हमारा बिजनेस है। अब जो बिजनेस काम करती है, सवाल है वो क्या काम करती है, एक्टिविटीज। इस पे भी सवाल आने शुरू हो गए। जरा ध्यान से देखिएगा, इस पे मैं अभी बहुत सारे सवाल पूछूंगा आपको। बिजनेस एक्टिविटीज, आपको पता है जो बिजनेस में एक्टिविटीज होती हैं, वो एक्टिविटीज हमारा दो टाइप का होता है मुख्य रूप से। एक को कहते हैं हम ट्रांजैक्शन, एंड दूसरे को हम कहते हैं इवेंट्स। नाम सुना आप लोगों ने? एक को कहते हैं ट्रांजैक्शन और एक को कहते हैं इवेंट्स। ये जो ट्रांजैक्शन होता है ना, इसमें एक्सचेंज होता है। इसमें नो एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेस, इन्वॉल्व ह्यूमन एफर्ट्स, नो ह्यूमन एफर्ट्स। मैं आपको दूसरी भाषा में समझाऊं, देखिए, इस पे सवाल मैं पूछूंगा, समझ लेना अच्छे से। जैसे मैंने कहा ये बिजनेस है, ये बिजनेस है। बिजनेस कई सारी एक्टिविटीज करेगा। एक तो होगा बिजनेस का इंटरनल, इसलिए मैंने अंदर में लिखा। जो इंटरनल होते हैं हम उन्हें इवेंट्स कहते हैं। और एक होगा एक्सटर्नल, जो एक्सटर्नल होगा उसे हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। देखिए हर ट्रांजैक्शन में देखिएगा दो लोग होंगे, एक तो बिजनेस होगा और एक कोई ना कोई आउटसाइडर होगा। हर ट्रांजैक्शन में देखिएगा दो लोग होंगे, एक तो बिजनेस और कोई ना कोई आउटसाइडर होगा। दोनों के बीच में एक्सचेंज ऑफ रिसोर्स होगा। जैसे एक्सचेंज का क्या मतलब, बिजनेस से एक रिसोर्स बाहर गया और बाहर से भी एक रिसोर्स बिजनेस में आया। मतलब इन ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन यू विल सी देयर आर टू पार्टीज, दो पार्टी हैं, एंड बिटवीन बोथ द पार्टीज देयर इज सम एक्सचेंज ऑफ द रिसोर्सेज। मतलब ईच पार्टी ऑफ द एक्सचेंज विल रिसीव सम वैल्यू एंड विल सैक्रिफाइस सम वैल्यू। ईच पार्टी, उसी को हम कहते हैं बेटा ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन में दो लोग होंगे, दोनों के बीच में रिसोर्स का आदान प्रदान हो रहा होगा। अब ये हमने लिखा इंटरनल इवेंट्स, क्या लिखा है, नो एक्सचेंज, ओनली इंटरनल हैपनिंग्स
और एंड रिजल्ट ऑफ एनी ट्रांजेक्शन इन एन अकाउंटिंग ईयर। बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, उस ट्रांजेक्शन का जो एंड रिजल्ट है किसी भी अकाउंटिंग ईयर में, उसे भी हम इवेंट्स कहते हैं। आइए जरा कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे आपने मुझसे ये एयर कंडीशन खरीदा, आपने मुझसे ये एयर कंडीशन खरीदा, क्या हुआ आपके यहां जरा बताइए? एसी आया? एसी खरीदा तो एसी आया, हाँ के ना? और कुछ गया भी? क्या? कैसे पैसे गए? एक्सचेंज हुआ आपके यहां? एक्सचेंज हुआ कि नहीं हुआ? क्या हुआ भाई? आपके पास एसी आया, आपके पास से पैसे गए, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन है। मेरे पास क्या हुआ? मेरे पास से एसी गया, मेरे पास पैसे आए। मतलब इन ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन यू विल सी देयर टू पार्टिसिपेंट्स, एंड बिटवीन बोथ द पार्टिसिपेंट देयर इज सम एक्सचेंज ऑफ द रिसोर्सेज, राइट? मान लीजिए आपने ये फैन खरीदा, क्या हुआ भाई? फैन आया और पैसे गए, ट्रांजेक्शन है। अच्छा, ये एसी खरीदा, मान लो आपने 50,000 के एयर कंडीशन खरीदा, तो 50,000 के एसी आया और आपके पास से पैसे गए, ओके, ट्रांजेक्शन है। अब आपको क्या लगता है ये जो 50,000 के एसी कितने साल चलेगा? कितने साल चलेगा, कुछ आइडिया? 10 साल। चलिए 1 साल आपने यूज कर लिया, 1 साल आपने यूज कर लिया, बताएंगे मनी के टर्म में आपने कितने अमाउंट का बेनिफिट कंज्यूम कर लिया? आपने कहा 50 साल, 50,000 का खरीदा ना भाई, कितने साल चलेगा ये? 10 साल। तो 1 साल में कितने अमाउंट का बेनिफिट आपने कंज्यूम कर लिया? 5,000 का। इसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। भाई 50,000 का खरीदा, 50,000 10 साल चलेगा, तो 10 साल 50,000 डिवाइड बाय 10 साल, तो 1 साल में आपने 5,000 के अमाउंट का वैल्यू का ये कंज्यूम कर लिया। तो बताइए जो डेप्रिसिएशन है, ये ट्रांजेक्शन है या इवेंट्स है? फटाफट बताइए। मैं जो पूछ रहा हूं बस एक्सप्लेनेशन बाद में देना है। ट्रांजेक्शन है या इवेंट्स है? इवेंट्स हैं। क्योंकि बताइए इसमें कोई एक्सचेंज है क्या बेटा? आपने 5,000 रुपए का वैल्यू कंज्यूम किया, दैट इज सिंपली ट्रांजेक्शन। अच्छा, आपने पूरे साल में 20 लाख रुपए का सामान खरीदा था बेचने के लिए, पूरे साल में 20 लाख रुपए का सामान खरीदा था बेचने के लिए, तो 20 लाख रुपए का सामान आया और आपके पास से पैसे गए, क्या है ये? ट्रांजेक्शन है। पूरे साल में 15 लाख के सामान को आपने बेच दिया, 15 लाख रुपए का सामान गया और आपके पास पैसे आए, क्या है ये? बोलो। ट्रांजेक्शन। साल के अंत में 5 लाख का हमारे पास अनसोल्ड स्टॉक बच गया, क्लोजिंग स्टॉक 5 लाख का, ये क्या है? बोलिए। इवेंट्स हैं, इवेंट्स। हमने क्या लिखा था? एंड रिजल्ट ऑफ एनी ट्रांजेक्शन इन एन अकाउंटिंग ईयर। किसी भी अकाउंटिंग ईयर में जो आपके ट्रांजेक्शन हुए हैं, उस ट्रांजेक्शन का जो एंड रिजल्ट है वो इवेंट्स है। कंसिक्वेंस, परिणाम क्या हुआ? सुनिएगा जरा। आपने पूरे साल में 20 लाख रुपए का स्टॉक खरीदा था बेचने के लिए, 20 लाख का स्टॉक आया और पैसे गए, ट्रांजेक्शन। उनमें से 15 लाख के स्टॉक को सपोज करिए आपने 25 लाख में बेच दिया, 15 लाख के स्टॉक को आपने 25 लाख में बेच दिया, तो 15 लाख का स्टॉक गया और 25 लाख रुपए आया, तो साल के अंत में आपने 10 लाख की नेट प्रॉफिट कमाई। वो क्या है? नेट प्रॉफिट ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर इज 10 lakhs. What is this? इवेंट्स। बात समझ रहे हैं? जब भी ट्रांजैक्शन होगा तो दो लोग होंगे, दोनों के बीच में रिसोर्स का एक्सचेंज हो रहा होगा, राइट? और हर एक्सचेंज में देखिएगा दो लोग होंगे, दोनों के बीच में एक वैल्यू सेक्रीफाइस करेगा, एक वैल्यू रिसीव करेगा। अगर रिसीविंग सेक्रीफाइसिंग है तो ट्रांजैक्शन है, और नहीं है तो फिर ट्रांजैक्शन नहीं है, और ट्रांजैक्शन नहीं है तो फिर क्या है? इवेंट्स है। चलिए मैं कुछ एग्जांपल्स आपसे पूछूं। सैलरी पेड टू एम्प्लॉय, सैलरी पेड टू एम्प्लॉय। अगर मैं कहूं ये ट्रांजैक्शन है तो आपको बोलना पड़ेगा ट्रू या फॉल्स।
अगर मैं कहूंगा ये इवेंट्स है तो आपको बोलना पड़ेगा ट्रू और फॉल्स, और साथ में एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताना पड़ेगा। अगर ट्रू है तो भी अच्छा, मैं कहता हूं सैलरी पेड टू एम्प्लॉय इज अ ट्रांजेक्शन। बताइए ट्रू है या फॉल्स है? कितने लोग कहते हैं ट्रू है? ओके, और फॉल्स? फॉल्स। सो यू मीन टू से दिस इज इवेंट्स? ओके, ट्रांजेक्शन वाले कैन यू एक्सप्लेन दिस? बताइए। ओके, भाई जी आप बताएं। देयर इज नो एक्सचेंज। सर्विस नहीं मिला? किस बात के पैसे दिए तुमने? हाँ, पैसे किस बात के दिए? यस बेटा। So this is transaction. Of course, there is exchange. There are two parties. One is business and another is employee. And employee is giving the services and employed is giving the cash. So the exchange of the resources. Why this is events? Why this is events? लास्ट में जो होगा इवेंट्स होगा। अच्छा, हमने क्या बोला? ट्रांजैक्शन होने के लिए क्या जरूरी है? दो लोग हों और दोनों के बीच में रिसोर्स का आदान प्रदान हो। कोई बच्चा कहता है सर ये इंटरनल हैपनिंग्स है। बोले कैसे? एम्प्लॉय तो अपने होते हैं। हम बोले बेटा अपने तो अपने होते हैं, पैसा क्यों ले रहे फिर? है कि नहीं? अच्छा, आपकी मम्मी ने आप लोग आए होंगे तो यहाँ पे कोई ऐसे बच्चे जिनके मम्मी पापा भी रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं, कुछ मिला था खाने पीने के लिए? खाया? किसने खिलाया? मतलब किसने दिया खाना? मम्मी को तुमने क्या दिया? कुछ नहीं ना? दैट वाज इवेंट्स। अच्छा, अब यहाँ पे आए हो, यहाँ पे जाओगे, बाहर भूख तो लगेगी, छोटे बच्चे को भूख ज्यादा लगती है, जाओगे कुछ खाने जाओगे तो क्या होगा? ट्रांजेक्शन। अच्छा, एक बच्चे ने, बहुत पुरानी बात है 2012 की, एक बच्चा आता था पहले, आपको पता है, मतलब पल्लवल बल्लभगढ़ ये सबसे एक एक लॉट में हमारे बैच में 150 200 बच्चे होते थे, इतनी दूर से रोज ट्रेवल करके आना। अब तो हम लोग वहां पे भी अपना सेंटर डाल दिए हैं। तो क्या होता था, एक बार एक बच्चा आया, बोला कि सर हाँ, आप हमेशा ना लाइव एग्जाम्पल की बात करते हो। हम बोले जी, कुछ सर लाइव एग्जाम्पल दो। हम बोले बेटा लाइव एग्जाम्पल के लिए ना अब तो क्लास खत्म हो गई, कुछ खर्च करने पड़ेंगे तुम्हें। कह रहे सर बताओ, हमें बहुत तेज भूख लगी थी। हम बोले काम करो, जाओ छोले भटूरे लेके आओ। तो कह सर खाओगे? हम बोले ऑफ कोर्स, और क्या, बगैर फी के थोड़ी ना बात होगी कुछ। गया भाग करके, बस तुरंत लेके आ रहा हूँ। बगल गया, छोले भटूरे लेके आ गए। हम बोले प्रोसेस बता कैसे लाए? बोला सर मैंने उनसे छोले भटूरे मांगे। हम बोले ठीक, तो बोला उन्होंने पैसे मांगे। हम बोले फिर क्या हुआ? सर मैंने पैसे दिए, उन्होंने छोले भटूरे दिए। हमने देखा एक्सचेंज, दैट वाज ट्रांजेक्शन। बोला अरे सर ये ट्रांजेक्शन था? हम बोले यस। उसके बाद मैंने खाना शुरू कर दिया। अब उसको ना जाना था पल्लवल, तो और बेचारा यहाँ से ना आईटीओ से वो लेता था, ट्रेन लेता था। तो कह रहे सर मेरी ट्रेन छूट हो जाएगी, इवेंट्स तो बता दो। हम बोले बेटा ये जो हो रहा है ना, ये इवेंट्स है। देख मैं खा रहा हूँ, ये भी इवेंट्स। तो कह रहे कि डॉगी लेके भाग गया तो सर। हम बोले कितना घटिया सोच है बताओ। हम अच्छा डॉगी लेके भाग गया, डॉगी लेके भाग गया, ठीक है भाग गया, तो पैसे रख जाएगा वो कि सर मैं आपका एक भटूरे लेके जा रहा हूँ, ये लो 20 रुपए, ऐसे करेगा? बोला नहीं। हम बोले दैट इज ऑल्सो एन इवेंट्स। तो देखिए इवेंट्स में क्या होगा ना, कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा बेटा, कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा। ध्यान रखिएगा इन चीजों का। इनकम टैक्स पेड टू गवर्नमेंट इज एन इवेंट्स। ट्रू और फॉल्स? बेटा ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे,
ट्रू और फॉल्स और कारण के साथ आपको बताने हैं। अच्छा बताइए, एक इवेंट्स हैं, ये ट्रू है स्टेटमेंट कितने लोग कहते हैं? अब मैंने सिखा दिया, अब अगर मुंह ऐसे शक्ल बनाओगे ना, देखो थोड़ा सा ना तुम लोग ना अपनी क्षमता को बढ़ाओ। क्षमता बढ़ाने का मतलब समझते हो? मैं आपको एक घटना सुनाता हूं। आप लोगों ने लकड़हारी की कहानी सुनी है? ईमानदारी का फल, बहुत पुरानी स्टोरी है। हाँ याद है? मैं आपको सुनाता हूं उसका मॉडिफाइड वर्जन। जैसे एक लकड़ी काटने वाला होता है ना, जो वैसे ही लकड़हारा था। बेचारा वो जंगल में जाए, लकड़ी काटे, शहर में बेचे, दो पैसे कमाए, अपना परिवार चला रहा था। एक दिन नदी के किनारे नदी के किनारे एक पेड़ था, ऊपर चढ़ के लकड़ियां काट रहा था। काटते काटते उसके हाथ से ना कुल्हाड़ी फिसल करके नदी में चली गई। नदी में चली गई। बेचारा फटाफट उतरा, ढूंढना शुरू किया। खोजे जा रहा है, नहीं मिल रहा है, खोजे जा रहा है, ढूंढना शुरू किया। अब उसको लगा मेरा जीविका का साधन ही चला गया, अब मैं क्या करूं। बेचारा बड़ा ईमानदार था। उसने खुद डिसाइड करा कि छलांग लगा के हम मर जाएंगे। अब जानते हैं, ऐसी कुछ भावनाएं तो जो थर्ड पावर जिसको हम कहते हैं, वो प्रकट हो गए, भगवान ईश्वर। बोले क्या हो गया? बोला प्रभु मेरी कुल्हाड़ी चली गई है, अब यही नहीं तो मैं कहाँ। बोला अच्छा अच्छा रो मत, मैं निकाल के देता हूँ। भाई उन्होंने डुबकी लगाई, एक निकाला चांदी की कुल्हाड़ी। बोला देखो ये है। बोला नहीं ये नहीं है। फिर वो डुबकी लगाई, फिर सोने की कुल्हाड़ी। बोला ये है। बोला नहीं नहीं प्रभु ये भी नहीं है। फिर उन्होंने फिर डुबकी लगाई, ओरिजिनल कुल्हाड़ी निकाली उनकी, लोहे वाली। बोले ये है। बोला हाँ यही है। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और उसको तीनों कुल्हाड़ी दे दिया, खुश होकर के। यहां तक तो आप जानते हैं। अब आगे वो बेचारा तीनों कुल्हाड़ी लेके अपने घर गया। और एक मर्द जाति में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कोई भी घटना हो ना तो अपनी पत्नी को जरूर बताता है। उसे जाके अपनी पत्नी को सारी बात बताई कि देखो ऐसे ऐसे ये। अच्छा दुनिया की किसी भी पत्नियों का एक ही स्टेटमेंट होता है भाई, एकदम कॉमन स्टेटमेंट। अगर किसी भी औरत से पूछ लो कि दुनिया का सबसे महान आदमी कौन है, तो कहेगी मेरे पापा। चाहे उसका पापा कैसा भी हो, बेवड़ा और दिन रात पी के लेटा पड़ा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसके लिए, उसका पापा दुनिया का सबसे महान आदमी। उससे पूछो दुनिया के सबसे विश्वसनीय आदमी कौन है, कहेगा मेरी दीदी का पति। देखो मेरे जीजा जी को देखो, हमेशा एग्जाम्पल में ये आएगा। दुनिया का सबसे दीनहीन कमजोर आदमी उसका अपना भाई। मैं भी शादी किया था, अपने साले को दहेज में लेके आया था। और दुनिया के सबसे नकारा, आवारा, फालतू, समझ ही गए होंगे, ये फीलिंग्स आती है उनकी। तो खैर मैं आपको बताऊं कि उसे जाके बताया तो उसने अपने पति को सुनाना शुरू कर दिया, अरे तुम्हारे इस दुनिया में मूर्ख बेवकूफ आदमी मैंने देखा ही नहीं है। जब भगवान जी मिले ही थे तो तुम क्या कुल्हाड़ी मांग के ले आए? राज पाट मांग लेता, हम लोग आराम से मजे से जीवन जीते। मतलब लकड़ी काटेगा जिंदगी भर। खैर लोभ भी होता है, औरतों के अंदर थोड़ा सा लोभ होता है। तो बोला कहाँ मिले थे भगवान जी? बोले नदी किनारे पे मिले थे। बोले तुम रुको मैं आ रही हूँ। दौड़ के गई, कभी इधर नदी किनारे भाग रही है, कभी इधर भाग रही है, भागते 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 खुद फिसल करके नदी में, गहराई थी, डूब गई। पीछे पीछे उसका पति। बोला यार मेरी घरवाली नहीं रही अब तो। फिर बैठ कर रोना शुरू कर दिया। वो रोना शुरू कर दिया। बोला कि अब ये नहीं रही तो मैं भी रह के क्या करूंगा, मैं भी छलांग लगा देता हूं। जैसे ये छलांग लगाने लगा, भगवान फिर प्रकट, ईमानदार आदमी था। बोला अब क्या हुआ? बोले प्रभु इस बार तो मेरी पत्नी पानी में चली गई, अब ये नहीं रहेगी तो मैं भी नहीं रहूंगा। बोला अच्छा अच्छा घबरा नहीं, मैं निकाल के देता हूँ। खैर भगवान जी ने डुबकी लगाया, निकाला, कैटरीना कैफ। बोले ये है। लकड़हारिन कहा यही है। लकड़हारिन कहा हाँ यही है। भगवान बोले देखो मर्द जात कितना, मतलब इतना धन का लोभ दिए तब नहीं फिसला, मतलब औरत को देख करके फिसल गया। लकड़हारे लकड़हारा बड़ा ईमानदार था। उसने बोला प्रभु आप मेरे ना नियत पे शक ना करें। बोले क्यों? ये तेरी पत्नी है, तू कह रहा है यही है। बोले नहीं नहीं, आप मेरी भावनाओं को समझिए। बोले कि भावना क्या मतलब, बता तो सही। बोले एक बात बताइए, अभी आपने इनको निकाला, आपने मुझसे पूछा कि ये है, मैं कहता नहीं है। फिर आप जाके फिर आलिया भट्ट को निकालते, कहते ये है, मैं कहता नहीं है। फिर आप मेरी ओरिजिनल वाली पत्नी को निकालते, फिर कहते ये है, मैं कहता हाँ ये है। अब फिर खुश हो जाते,
और कहते तीनों ले जाओ। अब बताओ, एक का तो मैं दाना पानी चला नहीं पा रहा हूं मैं तीन तीन को कैसे पालता? तो कई बार आप गलत ना समझे देखिए फैक्ट क्या है, अपनी क्षमता को बढ़ाएं। मतलब कोई चीज को ना डेप्थ में जाकर के सोचें। बेटा सीए करने आए हो तो आप लाइटली नहीं सोच सकते। हमने क्या बोला, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगा तो एक्सचेंज होगा। एक्सचेंज का मतलब आदान प्रदान, अगर है तो ट्रांजैक्शन है, और नहीं है तो ट्रांजैक्शन नहीं है, और नहीं है तो इवेंट्स है। अब चलिए, इनकम टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट इज एन इवेंट, एक इवेंट्स है। कितने लोग कहते हैं ट्रू? ट्रू दो ही, तीन ट्रांजैक्शन। एनीवन हु कैन एक्सप्लेन व्हाई दिस इज ट्रांजैक्शन? क्या बोलो बेटा? यू आर पेइंग इनकम टैक्स, सो आपकी तरफ से तो गया, उधर से क्या मिला? लाइक अच्छा, डू यू पे इनकम टैक्स? आप करते हैं इनकम टैक्स का पेमेंट, बट यू आर कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिसिटी और नॉट? तुम इनकम टैक्स पे करता है? तुम अपनी बात बताओ, करता है? तुम रोड पे नहीं चलता, मैं इनकम टैक्स पे करता हूं इसलिए मुझे रोड पे चलने दिया जा रहा है। तो इनकम टैक्स की वजह से होता है बेटा। डायरेक्ट इंटरलिंक करो यार, फालतू का बकवास मत क्या करो। हमने कहा हमने गवर्नमेंट को इनकम टैक्स दिया, उसके बदले मुझे गवर्नमेंट ने क्या दिया, ये होता है ना एक्सचेंज। अब सर वो ना सड़क बना रहे, तो सड़क पे क्या जो इनकम टैक्स पे है वही चलेगा, तुम नहीं चलोगे। तो मुझे क्या दे रहा, मुझे इनकम टैक्स मैंने दिया, उसके बदले मुझे क्या दे रहा है वो? तो ना ट्रांजेक्शन है, तो ना एक्सचेंज है। मतलब मैं उनको टैक्स दूं, जनरल वेलफेयर के लिए रोटी बंटवा रहा है, तो मुझे दे रहा है, मैंने इनकम टैक्स दिया इसलिए मुझे रोटी खाने को दे रहा है वो। भाई जस्ट ट्राई टू इंटरलिंक वेयर देयर इज एक्सचेंज। इनकम टैक्स क्या होता है कि भैया आपने कमाया, आपकी कमाई का एक हिस्सा गवर्नमेंट को आपको पे करना है, बट उसके बदले मुझे क्या मिला? नथिंग। व्हाई दिस इज ट्रांजेक्शन? दिस इज प्योरली एन इवेंट्स, इवेंट्स है। कुछ नहीं मिलता है बेटा, ये तो पेनल्टी है कि आप हमारे भारत के नागरिक हैं, नागरिक होने का कर्तव्य निभाएं। भाई जो सरकार चलेगी कैसे चलेगी? जनरल फेयर, ये चंदा है जी, कि अगर आप इनकम कमाते हैं तो एक सर्टेन परसेंटेज आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। देखिए एक्चुअली होता क्या है ना, कई सारे टैक्सेस वगैरह बने हैं, और मतलब मैं आपको बताता हूं ये प्रचलन में। अच्छा एक चीज बताइए, आज क्या नाम है आपका? बताइए। है? एम के राजधानी अस्थानी। अच्छा आप किसी घर वर, बहन बहन होगी, रिश्तेदारों के घर जाते हैं तो कुछ लेके भी जाते हैं साथ में? क्या? हाँ? मिठाई उठाई कुछ लेके जाते हैं ना? बैठ जाइए, कोई बात नहीं। कहीं लिखा हुआ है शास्त्र में कि मिठाई लेके जाना है? मतलब कहीं लिखा हुआ है ऐसा? अच्छा आप मिठाई लेके जाते हो, उसके बदले कुछ मिलता है आपको? जानते हैं, एक तरह का ना कल्चर है, कस्टम्स है, रीति रिवाज है, कहीं नहीं लिखा हुआ है ऐसा। अब इसी के बेस पे मैं आपको सुनाने लगूंगा तो पता नहीं इन मतलब कितने टैक्स का इतिहास बताऊंगा। जैसे आज कहते हैं कस्टम, कस्टम ड्यूटी क्या होता है? यही रीति रिवाज वाला टैक्स है। पहले क्या होता था, जैसे मैं एक व्यापारी हूं, किसी राज्य में व्यापार करने गया, तो जिस राज्य में गया उसका राजा बहुत स्वागत करता था दूसरे प्रदेश के व्यापारी का। राज्य में रहने को मिले, खाने पीने को मिले, शाम को नाच गाना भी देखो, मतलब सब कुछ। तो व्यापारी लोग क्या करते हैं, राजा के लिए कुछ उपहार स्वरूप ले जाते थे, गिफ्ट। राजा को भी लगता था हमारे प्रदेश मतलब आए उपहार, तो ऐसे ही चला। तो पहले उपहार में ले जाते थे, एक ले गया तो दूसरे ने देखा अच्छा ले जाता है तो मैं भी लेके चलता हूँ, तीसरे भी लेके जाने लगे, ऐसे कल्चर बन गया, कल्चर बन गया। अब मतलब कंट्री वाइज डिवाइडेशन हुआ।
अब भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में व्यापार चलता है, लेकिन आज के डेट में लोगों के अंदर स्कार्सिटी आगे कुछ नहीं ले जाता है। गवर्नमेंट को लगा यार इसे बढ़िया तो पहले था, कम से कम कुछ तो लेकर के आता था। गवर्नमेंट ने कहा ना बेटा, इधर से दूसरी कंट्री से यहां व्यापार करोगे ना तो टैक्स दो। अब नाम क्या पड़ा, कस्टम, मतलब रीति रिवाज वाला टैक्स। तो बेटा जितने भी है ना, गवर्नमेंट को एक चंदा है, गवर्नमेंट इसी पैसे से जनरल वेलफेयर का वर्क करेगी, तो आपको इसके अगेंस्ट में स्पेसिफिक कुछ नहीं मिलता है। अच्छा एक चीज बताइए आप लोग, बिजनेस में आपने एक्सपेंडिचर का नाम सुना होगा और एक्सपेंस का नाम सुना होगा, सुना है? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड द एक्सपेंसेस? बताएं कोई, एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस में क्या फर्क है? ओके, और कोई बताना चाहेंगे? हट, जो गुड्स पे लगते हो एक्सपेंडिचर, तुम लोग 12वीं पास कर चुके हो क्या? है? अच्छा एग्जाम दिए हो, पास कर चुके हो? हे भगवान, एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस के बीच में फर्क भी नहीं पता। अच्छा एक चीज बताओ बेटा, किसी भी अकाउंटिंग ईयर का अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं, दिस इज इक्वल टू इनकम और गेन्स माइनस एक्सपेंस और लॉस, यही होता है, या एक्सपेंडिचर लॉस? याद करिए तो, एक्सपेंस और लॉस को इनकम और गेन से माइनस करते देन वी कम टू द प्रॉफिट ना। आप याद करो, जो बच्चे कॉमर्स वाले जो ट्रेडिंग पीएल बनाए होंगे, तो एक तरफ इनकम गेन से लिखते हैं, दूसरी तरफ क्या लिखते हैं, एक्सपेंसेस और लॉस है, एक्सपेंडिचर तो नहीं लिखते ना बेटा। अच्छा मुझे एक चीज बताइए आप, मान ली अकाउंटिंग ईयर है 2020, जितना मैं पूछूं उसका जवाब देना। 2020 में आपने 50 लाख रुपए का सामान खरीदा था बेचने के लिए। 2020 में आपने 50 लाख रुपए का सामान खरीदा था बेचने के लिए, ओके। उनमें से 40 लाख के गुड्स को आपने 55 लाख में बेच दिया। आ जाओ आ जाओ, बैठ जा, उधर बैठ जा बिरादरी में अपने। अरे बैठ जा बेटा, इधर ही बैठ जा। नहीं नहीं, उस वहां बैठेगी ना। मुझे बात करनी है, मैं नेपाली आता है मुझे। अच्छा क्लास के नेपाली में मुझे बस वो आता है ना, क्या कहते हैं, बुझियो, मतलब बोलते हैं ना बुझियो, बुझियो मतलब समझ गए। हाँ बस इतना मुझे पता है। सुनिए, एक सवाल का जवाब मैं कर रहा हूं बेटा, आप सबको देना है, अपने सेंस से देना है आपको भी। ये देखिए 2020 का समय है, 2020 में आपने 50 लाख का गुड्स खरीदा बेचने के लिए। फिर से कितने का गुड्स खरीदा बेचने के लिए? 50 लाख का। बट क्या हो बेटा, 2020 में ना हम सारा नहीं बेच पाए, इनमें से 40 लाख के गुड्स को हमने 55 लाख में बेच दिया। 10 लाख का गुड्स अभी भी बचा हुआ है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कितने का गुड्स खरीदा था बेचने के लिए? 50 लाख का। बेच कितने का पाए? 40 लाख का। 40 लाख के गुड्स को कितने में बेचा? 55 लाख में। 10 लाख का गुड्स अभी भी हमारे पास बचा हुआ है। अब सुनेगा मेरा सवाल, कितना प्रॉफिट कमाया? एकदम देखो शुद्ध भाषा में। हिंदी समझ में आती है बेटा आपको? ओके, तो मैंने जो सवाल पूछा आप लोगों ने समझा कि 2020 ये अकाउंटिंग ईयर हमारी 50 लाख का गुड्स खरीदा था बेचने के लिए, जिनमें 40 लाख के गुड्स को हमने 55 लाख में बेच दिया। 10 लाख का गुड्स अभी भी हमारे पास अनसोल्ड बचा हुआ है। सीधी बात
कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया। चलिए, जो क्या जोशी जी कितना कमाया बेटा? है 15 लाख। जान, अच्छा 15 लाख कमाए कितने लोग कहते हैं? यू अर्न 15 lakhs। 15 lakhs कमाए कितने लोग कहते हैं? अच्छा 5 लाख, 5 lakhs, और एनी डिफरेंट आंसर? एनी डिफरेंट आंसर? जानते हो तुम लोग तो फिर भी कॉमर्स वाले हो, बाहर में ना मोची जो जूता पॉलिश कर रहे हैं ना, उससे जाकर के पूछो कि भाई साहब, उसको लाख मत बोलना, बस उसको कहना भैया 50 रुपए का गुड्स खरीदा, रुपया लाख बात वही है। उनमें 40 रुपए के गुड्स को ना हमने 55 रुपए में बेच दिया, 10 रुपए का सामान अभी भी बचा हुआ है, कितना कमाए जानते हो? वो भी 15 बोलेगा। लेकिन तुम लोग कॉमर्स वाले हो, दिमाग लगाना। कहां से 5 लाख आ गया यार ये, कहां से? अच्छा, अभी तुम लोग का ना, अच्छा 15 किस किसने बताया था? कैसे निकाला था 15 बेटा? चलिए बताओ कैसे निकाला था 15? 55 -40, सिंपल, बिल्कुल करेक्ट। एक बात बता, अच्छा 5 वाले, चल जोशी जी खड़ी हो जा, अभी तेरे बिजनेस सिखाता हूं। ये पकड़, देखो इसके पास एक रेड पेन है 40 रुपए का, पकड़। ये ब्लू पेन है 10 रुपए का, वो पेन कितने का है? और ये 10। अब ये बेच मुझे 55 का, ये कितने का था? 40 का। कितने में बेचा तूने? 55 में। कितना कमाया? 15। तो 5 क्यों कैसे बोला तूने? 10 का बचा हुआ है ना तेरे पास, तो ला। ये दुकानदारी इतनी सीधी है। मैं तुम लोग कहते हो, जहां जिस दिन सोचना शुरू कर दोगे ना, दुनिया में इससे आसान सब्जेक्ट कोई नहीं लेगा आपको। हमने कहा ये 40 रुपए का पेन, ये 10 रुपए का पेन, दोनों पेन कितने का हो गया? 50 का। अब 40 वाला पेन हमने 55 का बेच दिया, तो 5 कैसे कमाया यार? 15 कमाया। अब देखिए, समस्या इसलिए आपको होती है कि आपको एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस के बारे में पता ही नहीं है। सुनिएगा जरा, अभी मैं दोनों शब्दों को बाइफरकेट कर रहा हूं। एक बात बताओ, दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, उस बिजनेस का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हर बिजनेस का एक ही ऑब्जेक्ट, क्या बेटा? जस्ट टू अर्न द प्रॉफिट। अच्छा, प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस में पैसे भी लगाने पड़ेंगे, हाँ या ना? लगाने पड़ेंगे। ओके, तो सुनिएगा जरा, एक्सपेंडिचर, एनी कॉस्ट incurred for the purpose of earning revenue is an, हमारे बिजनेस से बेटा एक भी रुपया गया या जाएगा, अगर उसका ऑब्जेक्ट है कि वो हमारे बिजनेस को कमा करके देगा, तो हमारे बिजनेस का एक्सपेंडिचर है। अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू है, वो मैटर ऑफ सेपरेट डिस्कशन, हम वो करेंगे, बिल्कुल फुल फ्लेज करेंगे उसे। पर शुरुआती दौर में एक्सपेंडिचर है, चाहे बेटा वो कैपिटल है चाहे रेवेन्यू है। अब देखिए, एक्सपेंडिचर का ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चे? ये आपको क्या देगा? रेवेन्यू देगा, यानी बेनिफिट देगा। अब सुनिए, इसको मैं दो भागों में बांटता हूं, एक्सपायर्ड और अनएक्सपायर्ड। एक्सपायर्ड का मतलब समझते हैं? हुज बेनिफिट फिनिश्ड। अनएक्सपायर्ड, हुज बेनिफिट येट टू बी फिनिश्ड। मतलब जिसका बेनिफिट समाप्त हो चुका है वो एक्सपायर्ड, और जिसका बेनिफिट अभी भी समाप्त होना बाकी है वो अनएक्सपायर्ड। बेनिफिट समाप्त, एक्सपायर्ड, समाप्त होना बाकी, अनएक्सपायर्ड।
देखिए अब एक्सपायर्ड, बेनिफिट समाप्त हो गया, बेनिफिट फिनिश्ड एंड कंज्यूम्ड, बेनिफिट फिनिश, कंज्यूम्ड। देखिए बेनिफिट समाप्त भी हुआ और आपको मिला भी। बेनिफिट समाप्त हुआ लेकिन आपको मिल नहीं पाया, समाप्त हुआ और मिला भी, इसका नाम है एक्सपेंसेज। समाप्त हुआ, मिल नहीं पाया, लॉसेस। अब जरा सुनिएगा, अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं आपने कितने का सामान खरीदा था बेचने के लिए? कितने का सामान खरीदा था? 50 लाख का। फुल 50 लाख आपका एक्सपेंडिचर है। मैंने क्या बोला, एक भी रुपया गया या जाएगा अगर उसका ऑब्जेक्ट है कि आपके बिजनेस को कमा करके देगा तो आपका एक्सपेंडिचर है। अब बताइए इसमें से कितने का सामान समाप्त हो गया? 40 लाख का। कितने का बचा हुआ है? अच्छा, जो 40 लाख का सामान समाप्त हुआ, कैसे समाप्त हुआ? बिक गया या कुछ और हुआ? बिक गया। तो बेनिफिट फिनिश्ड एंड कंज्यूम्ड, फिनिश्ड भी हुआ और कंज्यूम भी कर लिया। तो जानते हैं 40 किस में कन्वर्ट हो गया? एक्सपेंसेज में। यही तो आपने किया है। किसको माइनस किया है? अब जरा सुनिए, मान लीजिए ये 40 ना खत्म होकर के 42 हो चुका होता, तो बचा कितना होता? कितना बचा होता? 8। 42 में लेकिन बिका 40 का ही। 42 का समाप्त हुआ लेकिन बिका कितना? 40 का ही। नहीं कितने का बिक पाया? आप कहोगे सर समाप्त ये भी हो गया लेकिन बिक नहीं पाया, मतलब हुआ क्या इसमें? क्यों नहीं बिक पाया? आग लग गई, चोरी हो गया। चोरी हो गया तो भी तो समाप्त हुआ ना बेटा। बट कुछ हुआ क्या इसका? तो समाप्त भी हुआ लेकिन कुछ हो नहीं पाया, तो उसको क्या कहते हैं हम? लॉसेज। देखिए जरा, सुनिए, एक गिलास देखिए पानी, एक गिलास पानी हमने 10 रुपए का खरीदा। बताइए एक्सपेंस या एक्सपेंडिचर? एक्सपेंस किस हिसाब से बोल देते हो यार? एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर। अब इसका पूरा बेनिफिट बचा हुआ ही है ना, तो एक्सपेंस कैसे हो जाएगा? एक्सपेंस होने के लिए क्या जरूरी है? बेनिफिट फिनिश्ड एंड कंज्यूम्ड। अच्छा अब जरा देखना जरा, 10 रुपए का मान लो खरीदा था, कितने का समाप्त हो गया है? 7। 7 का समाप्त हो गया। अब 8 रुपए का, तो एक्सपायर्ड कितना? एक्सपायर्ड कितना? 8। अनएक्सपायर्ड कितना? 2। 10 रुपए का खरीदा था, दैट वाज एक्सपेंडिचर। एक्सपायर्ड कितने का हो गया? 8। अनएक्सपायर्ड 2। जो 8 का एक्सपायर्ड हुआ उसमें से मैं पी कितने का गया? 7 एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गया। और 1 रुपया समाप्त तो वो भी हुआ ना बेटा, समाप्त तो वो भी हुआ ना, लॉस। देखिए आपने हमारी क्लासेस को ज्वाइन किया है, मान लो अभी आपकी फी 25-30 हजार ऐसे ही कुछ होगा, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट यही होगा, 25 ही है। अच्छा, मान लो 25 हजार की फी है। सपोज करो यू विल बी प्रोवाइडेड 100 क्लास, सपोज यू विल बी प्रोवाइडेड 100 क्लास, तो एक क्लास का कॉस्ट कितना आता है आपका? 25 हजार डिवाइड बाय 100, 250 रुपए। 250, ठीक। अब सुनिए, आज आपने क्लास आपकी समाप्त होगी, यानी 250 रुपए आपके एक्सपायर्ड हो जाएंगे। बोलिए हाँ के ना? 250 रुपए क्या हो जाएंगे? एक्सपायर्ड। अब एक्सपायर्ड हुआ, अब दो चीजें होंगी, आपको पूरी क्लास समझ में आएगी। तो 250 रुपए एक्सपायर्ड हुए और उसका बेनिफिट भी आपने कंज्यूम किया, तो किस में कन्वर्ट होगा? एक्सपेंसेज में। मान लो कई सारे बच्चे होंगे जो, पता नहीं क्या चल रहा है यार, तो मान लो समाप्त तो उनके लिए भी हुआ ना 250, लेकिन उनको समझ में नहीं आया, फिर उनके लिए किस में कन्वर्ट होगा?
लॉस में। अब आपको किस में कन्वर्ट करना है आप सोचिए। अब देखिए ये एसी है बेटा, सुनना, ये एयर कंडीशन हमने 50,000 रुपए का खरीदा, बताओ एक्सपेंडिचर या एक्सपेंस? अब तो जवाब दो, अभी कहो सर एक्सपेंडिचर है, क्योंकि हमारे पास से एक भी रुपया गया या जाएगा, अगर उसका हमारा उद्देश्य है कि हमें बेनिफिट देगा, सर्विस प्रोवाइड करेगा, हमारा एक्सपेंडिचर है। अब सपोज करो 50,000 का खरीदा बेटा एक्सपेंडिचर, इसकी लाइफ है 5 साल। एक साल मान लो हमने इसका बेनिफिट कंज्यूम कर लिया, एक साल हमने यूज करा, तो मनी के टर्म में कितने अमाउंट का यूज करा? 50,000 डिवाइड बाय 5, 10,000 का ना। तो 10,000 का आपने बेनिफिट कंज्यूम कर लिया, तो 10,000 किस में कन्वर्ट हो गया? एक्सपेंस में। अभी कितने का बचा हुआ है? मान लो आग लग गया, 5,000 और कम हो गया, वो किस में गया? लॉस में। मतलब एक्सपेंडिचर एक्सपायर्ड हुआ, उसका बेनिफिट आपको मिला तो एक्सपेंसेस, नहीं मिल पाया तो लॉसेस, नहीं मिल पाया तो लॉसेस। बेटा जब एक्सपेंडिचर होता है ना, दैट टाइम इट इज अ ट्रांजेक्शन, क्योंकि एक्सपेंडिचर होता है तो पैसे जाएंगे और उसका कोई ना कोई रिसोर्स हमारे पास आएगा, तो वो ट्रांजेक्शन होगा। जैसे हम बेनिफिट कंज्यूम करते हैं तो उसमें कोई आदान प्रदान होता है क्या? जब बेनिफिट यूज करते हैं, जैसे ये देखो हमने 10 रुपए का पेन खरीदा, बताओ पेन आया और पैसा गया, एक्सपेंडिचर, ठीक है, और एक्सचेंज भी हो रहा है, ट्रांजेक्शन। अब इस पेन से हम लिख रहे हैं तो इसके बेनिफिट को हम कंज्यूम कर रहे हैं, ये किस में कन्वर्ट होगा? एक्सपेंस, मतलब इवेंट्स। अभी बात हो रही थी ना ट्रांजेक्शन और इवेंट्स, तो थोड़ा चीजों को समझिए। अच्छा ये नहीं समझेंगे, इसी को आपको रिकॉर्ड करना होता है। जब बिजनेस में एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करते हैं, ये डेबिट करो, वो क्रेडिट करो, इन्हीं ट्रांजेक्शन को, इन्हीं इवेंट्स को, आपको पता ही नहीं होगा कि क्या हो रहा है, तो आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे उसे? और आपको पता है ट्रू एंड फॉल्स में तो इसके क्वेश्चंस आने ही आने, पक्का। अच्छा एक बात बताओ, ऑल द ट्रांजेक्शंस is going to be an event, but every event was not a transaction. True or false? हर ट्रांजेक्शन कल के डेट में इवेंट्स बनेगा, बट जितने इवेंट्स वो पहले ट्रांजेक्शन था, नॉट नेसेसरी। साबित करो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, सोचो जरा, मान लो ये एयर कंडीशन खरीदा अभी, जस्ट सोचना, तो एयर कंडीशन हमारे पास आया और पैसे गए, ट्रांजेक्शन, भाई एक्सचेंज हुआ ना। साल के अंत में मान लो 10,000 रुपए का बेनिफिट कंज्यूम कर लिया, वो क्या है? इवेंट्स। 40,000 का जो बचा हुआ है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द एयर कंडीशन, 40,000, ये क्या है? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द एयर कंडीशन इज 40,000, इज ए ट्रांजेक्शन और इवेंट्स? बोलो। इवेंट्स हैं भाई। ट्रांजेक्शन में क्या बताया मैंने? एक्सचेंज होगा। अब बताओ जब हमने खरीदा था दैट टाइम इट वाज एक्सचेंज, भाई ये एयर कंडीशन आया, पैसा गया, अब कैसे एक्सचेंज होगा यार इसमें? अब मान लो इसका 10,000 का तुमने बेनिफिट कंज्यूम कर लिया, वो किस में कन्वर्ट हुआ? वो भी इवेंट्स है। 40,000 का बचा हुआ है, वो भी इवेंट्स है, वो भी इवेंट्स है। तो जो पहले ट्रांजेक्शन था, बाद में इवेंट्स बना कि नहीं बना? हर ट्रांजेक्शन एक दिन जाकर के इवेंट्स बनेगा, ठीक। अच्छा अब जैसे सुनिए, मैंने सामान बेचा, सामान खरीदा, ट्रांजेक्शन, सामान बेचा, ट्रांजेक्शन है कि नहीं? ट्रांजेक्शन। अब मान लो हम प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाते हैं, जिन बच्चों को पता है, मैं आपको बताऊं, पीएल से निकालते प्रोविजंस में रखते हैं। हमें लगता है कि थोड़े से डेटर बैड हो सकते हैं, या हम रिजर्व बनाते हैं भविष्य के लिए। जैसे हम कमा के लाते हैं ना, कुछ पैसा ये लो बिटिया की शादी के लिए अलग से रख दिया, क्या वो कभी ट्रांजेक्शन था? ना, वो क्या है? प्योरली इवेंट्स है। यहां से पैसा निकाला, इधर रखा, ये प्योरली इवेंट्स है। अभी और भी डेवलप करेंगे तो और सारी चीजें समझ में आएंगी। अब बेटा बिजनेस के ट्रांजेक्शन हो या इवेंट्स हो, सबसे पहले तो हमें वो समझना है, और देयर आफ्टर हमें क्या करना है? उनको रिकॉर्ड करना है, लिखना है। और लिखने के लिए हमारे पास एक लैंग्वेज है, क्या नाम है? अकाउंटिंग।
To write down the business activities, we have a language, and that language is known as accounting. So, accounting is what? A business language. Accounting business की भाषा है. मैं आपको बताऊं, मैं अपनी बात आप तक पहुंचाने के लिए किसी न किसी लैंग्वेज का सपोर्ट तो ले रहा हूं ना, है कि नहीं? वैसे बिजनेस के बारे में भी लोग जानना चाहते हैं, हर बंदा. एक बात बताओ, किसी बिजनेस में तुम्हें मान लो पैसे लगाने, तुम लोग यूजर्स हो, सबसे पहले तुम खुद से सवाल पूछो कि तुम किसी बिजनेस में पैसे क्यों लगाना चाहते हो, किसी कंपनी के शेयर्स तुम क्यों खरीदना चाहते हो. ये सवाल मुझसे नहीं, खुद से पूछो. बताओ क्यों? कमाने के लिए. कैसे पता चलेगा कि तुम कमाओगे कि नहीं कमाओगे? तो जिस बिजनेस में लगाना चाह रहे हो, उस बिजनेस का इनकम स्टेटमेंट देखो. अगर वो कमा रहा है तो ऑफकोर्स आप भी कमाएंगे, क्योंकि वो कमा रहे हैं तो आप भी पैसे लगाएंगे तो कमाई होगी, तो आपको भी मिलेगा. तो हम उनके इनकम स्टेटमेंट को देखते हैं. दूसरा, हम क्या चाहते हैं? कमाई तो हो, लेकिन हमारे पैसे भी सेफ रहे. हमारे पैसे भी सेफ रहे. क्या क्या देखते हैं उसका? बैलेंस शीट. बैलेंस शीट. जानते हो, कई सारी चीजें आप लोग, अगर जो बच्चे कॉमर्स में 12th में पढ़े हो, अच्छा रेशियो वगैरह पढ़ा है आपने? रेशियो. अच्छा, उसमें कई सारे रेशियो है, करंट रेशियो, पता नहीं क्या क्या. करंट रेशियो कैसे निकालते हैं? क्या चीज? करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी. ये तो आपने बता दिया, बट मुझे बताइए क्यों निकालते हैं? करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, ये तो निकाल दिया, बट आप मुझे बताइए क्यों निकालते हैं? बताओ बताओ. ये कौन देखना चाहता है? इन्वेस्टर क्यों देखेगा? जानते हो, सुनो, जब भी आप कोई रेशियोज वगैरह निकालोगे ना, जैसे हम कहते हैं करंट एसेट्स. करंट एसेट में क्या आता है? कैश, कैश इक्विवेलेंट, बीआर, इन्वेंट्रीज, यही सब ना. और डिवाइडेड बाय करते हैं करंट लायबिलिटी. लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं, करंट लायबिलिटी. करंट लायबिलिटी में क्या होता है बेटा? शॉर्ट टर्म मतलब बोरिंग्स, मतलब क्रेडिटर्स वगैरह नहीं. हाँ. अच्छा, अब जरा सोचना, मान लो तुम बेटा किसी दुकान में चले जाते हो और तुम सामान उससे उधार मांगते हो. तो आखिर वो क्या देख करके उधार देगा? कि तुम मर्सिडीज में घूमते हो, तुम्हारे पास 50 करोड़ की कोठी है, क्या ये देख करके उधार देगा ना? वो देगा क्या पता है? क्या देखेगा? तुम्हारे पास लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है. क्योंकि जानते हो, अगर उसने मान लो 1000-2000 रुपए का सामान उधार दिया तुम्हें, तो वो क्या एक्सपेक्ट करेगा? कल के डेट में उसको पे करने के लिए तुम मर्सिडीज बेच के पे करोगे? क्या बिल्डिंग बेच के पे करोगे ना? तुम्हारे पास जो रेगुलर पैसे का फ्लो है ना, उसी से हम पे करते हैं. तो जितने शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स लोग होते हैं ना, चाहे एम्प्लॉयज लोग हों, आउटस्टैंडिंग उनके हों, चाहे जिससे आपने 2-3 महीने के लिए उधार खरीदा हो, वो देखेगा तुम्हारी लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है. यानी तुम्हारे करंट एसेट को देखता है वो. करंट एसेट, उसको पता है कि कैश है, बैंक में पैसे हैं, तो इसी से ये पे करेगा. कोई प्लांट बेच करके नहीं पे करने वाला है ये, कोई मशीन बेच करके नहीं पे करने वाला है. डेटर्स हैं, उसी से पैसे मिलेंगे तो हमें पे करेगा. तो इसीलिए जितने भी शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स लोग होते हैं ना, वो हमारे केवल करंट एसेट को देखना चाहते हैं. इसीलिए हम कहते हैं करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी. तो जानते हैं, हर चीज का एक मतलब होता है, ऐसे नहीं कि आंख बंद करके कुछ कर लो. तो हम पूरी के पूरी चीजों को एक एक करके आपके सामने एनालाइज करेंगे. टुडे आवर सेशन इज अबाउट टू एंड. सो मिलते हैं आपसे अगली सेशन में. धन्यवाद. क्या चाहिए बेटा? लिख लो. एक सेकेंड. नहीं, ये सिस्टम हमने खत्म कर दिया. पहले हम दे भी देते थे, लेकिन ना बड़े लोग कोढ़ी हो जाते हैं, उनको लगता है अच्छा ये तो मिल ही जाएगा. तो शुरू से कर क्या रहा था तुम? तुम्हें क्या लगा शादी ब्याह में आए हुए हो? चलिए जी, पहले मैं एंड कर लूं.
आज के सेशन को मैं यहीं पे एंड करता हूं। धन्यवाद।